गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग क्लास 9th का वन शॉट रिवीजन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 9th का ये एनुअल टर्म का वन शॉट रिवीजन है, जिसमें हम जो अब आपका न्यू सेशन 2025 और 26 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि 25-26 के सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 से लेके 22 तक सारे चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, हमने सैम्पल पेपर डिस्कस कर लिया है और अगर हम उसके अकॉर्डिंग बात करें तो आपको जो शोरा या अदबा है उनके बारे में भी लिखने को आया है और कुछ जो ऐसे सबक हैं उनका खुलासा करने को भी आया है ना। इस तरह के दो क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं, एक आपके नस्र से है, एक आपके नज़्म से है। ठीक है, तो इसलिए अब हम यहाँ पे जो डिस्कशन करेंगे उसमें हम लोग शोरा और अदबा के बारे में भी पढ़ेंगे, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे कि हम कैसे उन्हें याद कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं या जितना भी बुक वर्क है वो सब डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम जो मरकज़ी ख़याल होता है किसी नज़्म का या फिर सबक का जो खुलासा होता है उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बताती चलूँगी कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मल्टी टाइम रिपीटेड हैं, है ना, या जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं या जो अब आने की पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम में जिन्हें आप अच्छे से पढ़ लें। इन सब के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बाकी डिटेल वीडियो सब चीज़ों की अपलोड है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। पूरा जो मैंने चार्ट टाइप का बनाया है उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के, तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। साथ ही कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर लीजिएगा। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब आपको पता है आपका जो पहला चैप्टर है उसको तिल्लोक चंद महरूम ने लिखा है। अब देखिए, जो भी शोरा हों या अदबा हों उनके बारे में आपको क्या चीज़ें याद करनी है। पहली चीज़ ये याद करनी है कि उनका असल नाम क्या है और वो कहाँ पैदा हुए हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ उनकी पैदाइश की डेट क्या है और उनकी वफ़ात की क्या डेट है, ये आपको याद करना है। ठीक है, देखिए वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे, उन्होंने तालीम हासिल की, है ना, और बहुत आगे तक पढ़ाई की, उस्ताद की इज़्ज़त करते थे। ये हर किसी में कॉमन होता है, इसको याद रखने की बहुत सख्त ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आपके इतने ढेर सारे शोरा हैं, इतने बहुत सारे अदबा हैं, आप किसको किसको याद करते फिरेंगे, है ना। और आपके पास सिर्फ एक दिन का टाइम है, आज 11 तारीख हो गई, कल 12 का आपके पास टाइम है, 13 को आपका एग्ज़ाम है। ठीक, तो इसलिए इसको आप ऐसे ही याद करेंगे और कब इनकी वफ़ात हुई ये आप याद कर लेंगे। इसके अलावा अगर उन्होंने, देखिए शेर व शायरी का शौक़ था, भाई शेर व शायरी का शौक़ था तभी तो वो शायर बने, अगर नहीं होता तो कैसे शायर बन जाते। और उस ज़माने में उर्दू और फ़ारसी लोगों को आना ये एक आम बात थी, तो ये आप हर शोरा और हर अदबा में लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन अब आपको याद रखने की बात जो है वो ये है, जैसे वो जो है एक कादिर कलाम शायर थे, है ना, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो ये चीज़ें जो उनकी सबसे अलग है, इनको आप एक कागज़ पर लिखकर याद कर लेंगे। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, बताइए ये जो आपके तिल्लोक चंद महरूम हैं इनकी सबक में कौन सी नज़्म शामिल है। ठीक है, या ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हिंदू मुसलमान जो नज़्म है ये किसने लिखी है, बताइए। ठीक, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ये चीज़ें भी आप याद कर लेंगे। ऐसा करें, इधर यहाँ पे नाम लिख दें अदबा या शोरा का और यहाँ उनका जो भी सबक है उसका नाम लिख दें। ठीक है, इससे याद हो जाएगा कि ये सबक इसने लिखा है। ठीक, ये देखिए नज़्म का खुलासा है जिसमें वो ये बताना चाह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान दोनों लोग क्या है, भाई भाई हैं, एक ही देश के रहने वाले हैं, हमारा मुल्क एक है, हमारा फ़ायदा और नुकसान भी एक है, क्योंकि अगर हमारे देश की तरक्की होगी, हमारे मुल्क की तरक्की होगी तो हमारी भी तरक्की होगी, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए और आपस में इत्तेफाक करना चाहिए। यही सारी चीज़ें, अगर हम खुद लड़ाई झगड़ा करेंगे तो लोग इसका फ़ायदा उठा ले जाएंगे। अब जैसे इसमें ये वाला क्वेश्चन है, इज़्ज़त के काबिल कौन इंसान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है कि कौन इंसान जो इज़्ज़त के काबिल है। या फिर ये वाला बुलबुले और गुलिस्तान किनको कहा गया है, या ये वाला क्वेश्चन ये तो हर बार पूछा जाता है, आपने भी देखा होगा फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में भी आया था कि ना इत्तेफाक़ी को आज़ार जहाँ क्यों कहा गया है। ठीक है,
कामरानी का राज क्या है। तो इस सबक के लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट है, हर मर्तबा पूछे जाते हैं, तो आप इसे याद कर लेंगे। अब देखिए जो आपके टिक मार्क में वाहिद जमा बनाइए, मुज़क्कर मुअन्नस बनाइए, मुतज़ाद बताइए, तो वो यहीं से ही पूछे जाते हैं। आप इन्हें पढ़ लेंगे, ठीक है, कि वाहिद क्या बनेगा और उसका जमा क्या होगा। अगला देखिए चैप्टर मीर बाकर अली दहलवी है, ठीक है। इन्होंने लिखा है, तो ये कब पैदा हुए और इनकी वफ़ात कब हुई ये आप याद रखिएगा। तो इनकी पैदाइश के बारे में पता नहीं है, ये है कि दिल्ली में पैदा हुए थे। वफ़ात इनकी 1928 में हुई थी, ठीक है। ये दिल्ली के आखिरी दास्तान गो कहे जाते थे, तो इनको थोड़ा पढ़ लिएगा, हालांकि मीर बाकर अली पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। बहादुर शाह का हाथी वाला जो सबक है, ठीक है, लाहौर दरवाज़ा मौला बख्श, तो उसको आप थोड़ा सा ये चैप्टर है, देखिए। अब आपको चैप्टर की समरी कैसे पता चलेगी, तो आप क्या करेंगे, एक बार जाके सारे चैप्टर्स को सरसरी तौर पर देख लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे सबको, कि किस में क्या स्टोरी है ना। जब समरी पूछी जाती है तो समरी में आप अपनी ज़बान में स्टोरी को लिखते हैं, ठीक है। वहाँ पे कोई बंदिश नहीं होती कि आपको पूरी लिखनी है, आधी लिखनी है, कितनी लिखनी है, ठीक है। जो भी स्टोरी आपको याद है उसके हिसाब से आप उसे थोड़ा छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बहादुर शाह ने लाहौर दरवाज़ा क्यों तोड़वाया था, तो आपको पता है क्योंकि मौला बख्श हाथी वहाँ से गुजर नहीं पाता था, इसलिए उन्होंने तोड़वाया था। मौला बख्श के पास बच्चे क्यों आते थे, तो आपको पता है खाने पीने की गर्ज से बच्चे आते थे, उस पर सवारी करने के लिए आते थे। हाथी की रोटी कैसी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, 2-3 इंच मोटी होती है। मौला बख्श ने खाना क्यों बंद कर दिया था, तो आपको मालूम है कि जब उससे कहा गया कि बच्चे उसके पास नहीं आएंगे तो उसने खाना भी बंद कर दिया था, ठीक है। बादशाह और मौला बख्श में कौन सी बातें सेम थी, तो दोनों लोग मिलकर खाते हैं और अपने दोस्तों को, अपने अहबाबों को खिलाने के बाद खुद खाते हैं, ठीक है। तो यही दोनों में मुमासलत है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपकी खाली जगह है, इसको आप पढ़ सकते हैं, हालांकि आपके एग्जाम में खाली जगह नहीं आए हैं। हाँ, अब जैसे ये मुहावरे आपको लिखे, आँख से ओझल होना, टस से मस ना होना, नज़र बचाना, तो ये मुहावरे आपके पेपरों में आपसे पूछे जाते हैं। तो हर चीज़ आपके बुक वर्क से ही होती है, कोई भी चीज़ कहीं से अलग नहीं होती। आप कहते हैं मैम ग्रामर का भी वन शूट करा दीजिए, तो मैं ये कहती हूँ आपका ऑलमोस्ट 90% ग्रामर इसमें ही होता है। हाँ, एसए और एप्लीकेशन अलग होते, तो उसमें मैं वन शूट रिविजन क्या करवाऊँ। जो जो आपको लगता है आपके सिलेबस में एसए और एप्लीकेशन शामिल हैं उनको आप देख लीजिए। मैंने आपको तरीका बता दिया है कि एसए और एप्लीकेशंस आप कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इतने ढेर सारे होते हैं, सबको रटना तो मुमकिन नहीं है ना। तो मैंने उसकी ट्रिक्स बताई हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप जाके देख लीजिए। अब देखिए यहाँ से मुताजाद अल्फाज, बुलंद से पस्त, गाफिल से होशियार, सुबह से रात, है ना। वैसे सुबह से शाम होता है, सुबह का शाम होता है, ठीक है, दिन का रात होता है। अब बेकाबू का काबू में, है ना, या फिर देखिए सर बुलंद सर निगूं, ठीक। तो ये आप कर लीजिएगा। अब आगे आ जाइए, यहाँ पे देखिए अगला आपका नादान दोस्त प्रेमचंद का है। तो अब आपके प्रेमचंद के बारे में आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, तो प्रेमचंद कब पैदा हुए, कब मरे, है ना, असल नाम उनका क्या था, कहाँ पैदा हुए, कहाँ उनकी वफ़ात हुई, उन्होंने मेन कौन कौन सी किताबें लिखी, है ना, वारदात उनका अहम मजमुआ है अफसाने का, ठीक है। इसके अलावा भी यहाँ पे उनके अफसानवी मजमूए दिए गए हैं। उन्होंने देहात की ज़िंदगी, किसान, मज़दूर, इनके ऊपर बात की। तो ये मोटी मोटी चीज़ें आपको याद रखनी है और उसके बाद फिर अपने हिसाब से बना के लिख देना है। नादान दोस्त का आपसे खुलासा पूछा जा सकता है, तो इसलिए देखिए यहाँ ये आप अपने लफ्ज़ों में लिखेंगे, सिर्फ मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। खुलासे का मतलब ही होता है उस चीज़ को समरी करना, है ना। समराइज़ करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने जो स्टोरी पढ़ी है कि 2 बच्चे थे केशव और श्यामा, है ना, उनके कानिस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे, उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि अंडे कैसे होंगे, क्या होंगे, कितने होंगे, है ना। तो इन सब चीज़ों को वो देखना चाहते थे, इसलिए वो कुछ गलतियाँ कर जाते हैं, कुछ नादानियाँ कर जाते हैं, ठीक। तो उसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब देखिए ऐसे यहाँ क्वेश्चन लिखा है, घोंसला देखकर बच्चों के दिल में क्या ख्वाहिश पैदा हुई थी। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है। आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंथी होने वाली है। हमें 80 पेजेस हैं, देखिए उनको सबको डिस्कस करना है ना। देखिए श्यामा को अपने भाई केशव पर तरस क्यों नहीं आया, क्योंकि उसको लगता है कि अंडे गिरने की वजह केशव है, ठीक है, अंडे केशव नहीं गिराए होंगे।
आगे देखिए अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि भाई परिंदे जो है वो अंडों को क्यों नहीं छोड़ते, छूने के बाद सेकते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि छूने के बाद अंडे ख़राब हो जाते हैं और उसमें से फिर बच्चे नहीं निकलेंगे, है ना। घोंसले से अंडे ज़मीन पर किसने गिरा दिए और क्यों? क्यों वो चिड़िया नहीं गिराई थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये अंडे किसी ने छू लिए हैं। ठीक है। अब इसके बाद ये लफ्ज़ तो आपके जुमलों में इस्तेमाल करना आते नहीं हैं, लेकिन मुहावरों का इस्तेमाल करना या ये वाहिद जमा या मुज़क्कर मुअन्नस, ये चीज़ें आपसे पूछा जाती है। ये देखिए, है ना, चेहरे का रंग उड़ना, भीगी बिल्ली बन जाना, ठीक है, फुर से उड़ जाना, तो ये सारी चीज़ें, दम रुकना, सुध ना रहना, ये सारे आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो आप इन सबको यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए अगला आपका जो चैप्टर है ख्वाजा हसन निज़ामी का ओस है, ठीक है ना। तो अब आप पढ़ लीजिए कि भाई ख्वाजा हसन निज़ामी कब और कहाँ पैदा हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कब उनकी वफ़ात हुई। अभी आपको पता है ख्वाजा हसन निज़ामी के जो पोते हैं सैयद मोहम्मद हसन निज़ामी, नहीं, सैयद मोहम्मद निज़ामी नाम था उनका, है ना। अभी 2-4 दिन पहले उनकी वफ़ात हो गई है, उनका इंतकाल हो गया है एक एक्सीडेंट में। तो आप लोग देखिएगा उस न्यूज़ को भी, आपको अपडेट भी रहना चाहिए। इनके पोते हैं जिनका भी इंतकाल हुआ है, ठीक है। तो खैर ये आपके पेपर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक जनरल नॉलेज थी, मैंने आपको बता दी। आगे आ जाइए, तो ये सारी चीज़ें कि ये देखिए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के आशिकों में से थे, ये थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें अपनी बात को बढ़ाने के लिए, और इन्होंने क्या क्या लिखा है, ठीक है। और साथ ही ये याद रखिएगा, जैसे आप ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में आ जाए, तो आप क्या करेंगे, इनका जो ये चैप्टर है ओस, ठीक है, थोड़ा सा इसका खुलासा भी आप लिख सकते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए ओस का खुलासा भी मैंने आपको दे दिया है कि कैसे ओस की बूंद है ना, कहाँ कहाँ से होती हुई वो आ रही है, ठीक है, पत्तों पर कैसी लग रही है। ये देखिए पहला सवाल लिखा है, ओस के कतरे फूलों की पत्तियों पर कैसे लगते हैं, तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, हीरे जैसे मालूम होते हैं। खुदा की मखलूक किस चीज़ से तरोताज़ा और निहाल हो जाती है, तो वो जो है ओस के कतरों से तरोताज़ा और निहाल हो जाती है। ओस सुबह के वक्त गिरती है ना, सूरज निकलने से पहले गिरती है और सूरज निकलते के साथ ही गायब हो जाती है। मुसन्निफ़ ने ओस को कुदरत रुबानी का जलवा क्यों कहा है, तो कुदरत रुबानी का जलवा इसलिए कहा है क्योंकि वो बहुत थोड़ी देर के लिए ही नमूदार होती है, यानी नज़र आती है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे लिखा है ओस के बारे में, कौन सी ज़रबुल मिस्ल मशहूर है, ठीक है। तो कौन सी है ओस के लिए ये ज़रबुल मशहूर है कि ओस जब पड़ती है तो हाथी भीग जाता है मगर चिड़िया की प्यास भी नहीं बुझती। ये बहुत फेमस है, क्यों? क्योंकि ओस बहुत बारीक होती है, तो जब वो गिरती है कॉन्टिन्यूसली तो पूरी ज़मीन गीली हो जाती है, लेकिन कोई उसे पी नहीं सकता, ठीक है ना। अब देखिए फिर से ये वाहिद जमा, यही आप पढ़ लेंगे ना तो आपका एग्ज़ाम पूरा हो जाएगा, कोई और चीज़ एक रत्ती भी इससे बाहर नहीं आती है, ठीक है। अगला देखिए अख्तर शेरानी साहब है, तो कब और कहाँ पैदा हुए, कब इनकी वफ़ात हुई, इनका असल नाम क्या था, कहाँ के मतलब कहाँ के रहने वाले थे, पैदाइश कहाँ की है, ठीक है, क्या क्या लिखा। और इसके बाद मैंने अभी शुरू में ही आपसे कहा, आपसे पूछा जा सकता है एक देहाती लड़की का गीत जो है ये किसने लिखा है, ठीक है, ये ऐसे पूछा जा सकता है, अख्तर शेरानी की शामिल निसाब नज़्म का नाम लिखिए, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ये नज़्म का मरकज़ी ख़याल है कि सावन का महीना है, ठीक है, और बारिश हो रही है और बदली भी छाई हुई है, और लड़की जो है वो क्या कर रही है, गमगीन लय में गाना गा रही है, क्योंकि वो ससुराल में है और उसको अपने मम्मा पापा की याद आ रही है, ठीक है। अब पहला सवाल देखिए, लिखते हैं लड़की के गाते वक्त किस तरह का माहौल है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये वाला कि लड़की गमगीन लय में क्यों गा रही है, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, लड़की किन चीज़ों से बेपरवाह होकर गा रही है, तो वहाँ जो घंटा बज रहा है, चिड़ियाँ जा रही हैं और बाकी जितने भी शोर हैं उन सब से वो बेपरवाह है और बस गाए जा रही है। अगला सवाल सॉरी अगला चैप्टर चिड़ियाघर की सैर है, इसमें आपसे कुछ खुलासे वगैरह नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, बस आपसे थोड़ा बहुत ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि भाई चिड़ियाघर में कौन से जानवर देखे गए। जैसे यहाँ पहला सवाल दिया भी गया है, पांडे को घने बालों से क्या फ़ायदा होता है कि उसे सर्दी से बचा के रखता है ना। कंगारू के पेट पर लगी जो थैली है वो किस काम आती है, तो वो उसमें अपने बच्चे को बैठालता है। कंगारू की ग़िज़ा क्या है, तो फल सब्जियाँ ये कंगारू की ग़िज़ा है ना। ये इस तरह के जो छोटे छोटे सवालात होते हैं ना, ये आपसे एक एक दो दो नंबर में पूछ लिए जाते हैं, है ना। पेट भरने के बाद शेर क्या करता है
है ना। चिंपैंजी को गर्मी क्यों सताती है। हामिद और उसकी बहन ने चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर देखे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि अब आपके 2-3 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये पूछ लिया जाता है। अगला सवाल देखिए, लिखते हैं जानवरों को बीमारी से बचाने के लिए क्या किया जाता है। तो उनके पिंजरों को साफ किया जाता है, उनको दवाइयाँ वगैरह दी जाती हैं। ठीक है, इसी तरह से मुतज़ाद अल्फाज है, मुज़क्कर मुअन्नस को अलग करना है। तो देखिए ये सब चीज़ें आपको लिखने में नहीं आती हैं, ये MCQ में आती हैं, है ना। ऐसे लिख देंगे, सर्दी का मुतज़ाद बताइए। तो सर्दी का मुतज़ाद क्या हो जाएगा, गर्मी। सफ़ेद का मुतज़ाद क्या हो जाएगा, सियाह। ठीक है ना, इस तरह से पूछ लिया जाता है। अभी जैसे मैं किसी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रही थी, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, उसमें ये लिखा था कि राजा का मुअन्नस क्या होगा, है ना। अब राजा क्या है, आदमी है, तो राजा का क्या होगा। तो वहाँ पे 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक आपको चुनना था जिसका आंसर मलिका था। ठीक है। अब सूरज नारायण मेहर हैं, इन्होंने नज़्म लिखी है बहादुर बनो। अब देखिए क्योंकि सूरज नारायण मेहर के बारे में ऑलरेडी इतना सा ही लिखा हुआ है तो ये पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि जब इतना सा लिखा है तो अब इसमें से कितना याद करेंगे और कितना ही लिख के आ पाएंगे। ठीक है। ऐसे ही देखिए, बहादुर बनो ये नज़्म है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मरकज़ी ख्याल आपसे पूछा जा सकता है कि नज़्म बहादुर बनो का मरकज़ी ख्याल क्या है। तो आपको पता है इसका मरकज़ी ख्याल ये है कि झूठ मत बोलो, सच्चाई के रास्ते पे चलो, गलत काम मत करो, है ना। बहादुर बनने का मतलब ये नहीं है कि आप लड़ाई लड़ने खड़े हो जाएंगे कि हम बहुत बहादुर हैं। बहादुर बनने का मतलब ये आप झूठ नहीं बोलेंगे, सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, राइट। अब ऐसे देखिए, पहला सवाल यहाँ लिखा है, नज़्म के पहले बंद में बहादुर बनने से क्या मुराद है ना। तो देखिए, मुंह से बुरी बात मत निकालो, हमेशा सच बोलो, जो वादा किया है उसे पूरा करो, यही बहादुर बनना है। ठीक है, बुरा काम भी मत करो। ठीक, आगे आ जाइए। किसी से गुफ्तगू करने के क्या आदाब हैं। तो आप किसी से गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे, तो उससे क्या मतलब कैसे आप उससे बात करेंगे। तो हमेशा याद रखिए, जब आप बात करेंगे तो आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि आप बात किससे कर रहे हैं, है ना। अगर बड़ा इंसान है तो उससे अदब से बात करेंगे, अगर आपसे छोटा इंसान है तो आप उससे प्यार और शफ़क़त से बात करेंगे। ठीक है ना। और ज़बान से ऐसा कोई भी लफ्ज़ नहीं निकालेंगे जिससे किसी दूसरे की फीलिंग हर्ट्स हो, है ना। किसी को बुरा लगे, किसी को ऐसा लगे कि भाई देखो ये तो मेरा मजाक बना रहा है, ये चीज़ें नहीं करना है ना। किसी को हर्ट नहीं करना आपको अपनी तरफ से, राइट। आगे देखिए, लिखते हैं, नज़्म में इल्म की अहमियत किस तरह जाहिर की है। तो कहा है कि इल्म ही दुनिया में वो दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता है, और इल्म ही आपको दुनिया में आला मुकाम अता करती है। ठीक है। आगे आ जाइए। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, एहसान का बदला एहसान, है ना। तो अब डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में आप पढ़ेंगे कि देखिए इतना ढेर सारा इनके बारे में लिखा है। तो आपको करना क्या है, यही कि कब और कहाँ पैदा हुए, कब इनकी वफ़ात हुई, असल नाम क्या था, पैदाइश कहाँ हुई है ना। और इसके बाद इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, कहाँ कहाँ पे ये कौन कौन से ओहदे पर फाइज हुए, तो ये चीज़ें आपको याद करनी है। ठीक है। अब जो आपका चैप्टर है एहसान का बदला एहसान, आपको इसका खुलासा पता है कि भाई डाकुओं ने जब घोड़े से बिजनेसमैन को घेर लिया था तो घोड़े ने उसकी जान बचाई, लेकिन जब वो नाबीना हो गया था तो उनका जो मतलब साफ़ सफाई करने वाला, घोड़ों को रखने वाला था, उसने क्या करा था, उसे निकाल के बाहर खड़ा कर दिया था, है ना। तो फिर वो कैसे इंसाफ की मांग करता है, वो सारी बातें आप लिखेंगे। डाकुओं ने दुकानदार पर हमला क्यों किया था। तो मतलब ये सोचा था कि बहुत सारे पैसे हैं और अक्सर जो है डाकू लोग इसी तरह से हमला कर दिया करते थे। दुकानदार को घोड़े के दाम कैसे वसूल हुए थे। तो घोड़े ने उसकी जान बचाई थी जिससे उसको घोड़े के दाम वसूल हो गए थे, है ना। साइज़ है ना, घोड़े की रखवाली करने वाले को साइज़ कहते हैं। तो कहते हैं साइज़ के बर्ताव की वजह से घोड़े को क्या तकलीफ़ें उठानी पड़ी। तो उसे बेचारे को भूखा रहना पड़ा, अस्तबल से निकाल दिया गया, है ना। सारी रात बारिश और तूफान में रहा बेचारा, इधर उधर भटकता रहा। ठीक है, आगे आ जाइए। देखिए, लिखते हैं, ऊंचे मकान में घंटा क्यों लटकाया गया था। तो इंसाफ के लिए लटकाया गया था कि अगर किसी पर कोई जुल्म होता है तो वो घंटा बजा देगा तो उसके साथ इंसाफ हो जाएगा। घोड़े ने घंटा किस तरह बजाया। तो बेचारा वो भूखा प्यासा था, उसे लगा कुछ खाने की चीज़ है, उसने रस्सी को चबाना शुरू कर दिया जिससे वो घंटा बज गया। ताजिर का चेहरा शर्म से क्यों सुर्ख हो गया था। तो आपको पता है क्योंकि ताजिर को जब ये एहसास दिलाया गया कि भाई देखो जब तुम्हारी जान मुसीबत में थी तो इस घोड़े ने तुम्हें बचाया, है ना। और इसी वजह से बेचारा चलने फिरने से भी माजूर हो गया, और अब क्योंकि वो किसी काम का नहीं बचा है तो तुमने उसे घर से निकाल दिया। ठीक है। अब ये देखिए, हक मारना ये पूछा गया था, है ना। चेहरा शर्म से सुर्ख होना, वार खाली देना, ये सारे मुहावरे आपके यहीं से ही पूछे जाते हैं, तो आप इनको ही तैयार कर लीजिएगा। ठीक है।
अब ये जंगल की ज़िंदगी जो है ना, इससे क्वेश्चन आंसर्स तो पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसका खुलासा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा एक बार, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये वाली जो आपकी पीडीएफ है ना, ये बच्चे मुझसे मांगते हैं अक्सर बेशतर कि मैम हमें पीडीएफ चाहिए, तो ये आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, तो ये वहाँ आपको मिल जाएगी, मैं टेलीग्राम पर इसे डाल दूँगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अगर आपको टेलीग्राम का लिंक नहीं पता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका लिंक भी भेज दूँगी आपको, ठीक है। अब यहाँ देखिए लिखते हैं, जंगली जानवरों से दूर रहना क्यों बेहतर है, क्योंकि वो मूज़ी जानवर होते हैं, वो आपको किसी वक्त भी कोई भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, ठीक है। शेर किस तरह के जंगलों में रहता है, तो शेर झाड़ी वाले घने जंगलों में रहना पसंद करता है, ठीक है। जंगल में पाए जाने वाले मशहूर दरख्तों के नाम बताइए, तो यहाँ पे चीड़, देवदार, साल, सागौन सारे हैं, ठीक है। जंगल की ज़िंदगी किस तरह जंगल की ज़मीन किस तरह से ज़रख़ेज़ होती है, तो जो जानवर वगैरह मर जाते हैं, पत्ते वगैरह होते हैं, वो वहीं पे गिरते हैं ना, उससे ही ज़रख़ेज़ हो जाती है। आगे देखिए लिखते हैं, नागफनी, बबूल और कांटेदार पेड़ पौधे रेगिस्तान में ही क्यों मिलते हैं, तो आपको पता है क्योंकि रेगिस्तान की ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा खुश्क होती है, पानी नहीं होता वहाँ, इस वजह से वहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं वो कांटेदार झाड़ियों के तरह होते हैं, ठीक है। बाकी भी क्वेश्चन से आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। अब ये वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, मुतज़ाद अल्फाज है ना, ये सारी चीज़ें आप यहीं से ही पढ़ लीजिए। अब अगला चैप्टर देखिए, यहाँ पे बांसुरी वाला है, ठीक है। तो बांसुरी वाला जो सबक है आपका, इसके देखिए राइटर के बारे में तो यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन हाँ अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि बांसुरी वाला चैप्टर जो है उसका खुलासा बताइए। तो आपको पता है किस तरह से वो सारे चूहों को हटाता है, किस तरह से सारे काम करता है वो, और बाद में किस तरह से लोग जब उसकी शर्त को पूरा नहीं करते तो वो बच्चों को भी अपने साथ ले जाता है गार में। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लोग चूहों की शरारत से क्यों तंग आ गए थे, क्योंकि वो अनाज, कपड़े सब कुछ काट पीट के बराबर करे दे रहे थे। अगला सवाल, चूहों को भगाने के लिए कौन सी तरकीब निकाली गई, तो एक शख्स जो मुरली बजाता था, मेयर ने कहा कि वही आके इन्हें भगा देगा, बांसुरी वाला, ठीक है। आगे सवाल देखिए लिखते हैं, बांसुरी वाले ने चूहों को भगाने के लिए कौन सी शर्त रखी थी, तो उसने पैसे मांगे थे, ठीक है। और जब वादा पूरा नहीं हुआ तो उसने क्या किया, तो उसने सारे बच्चों को बंदी बना के गार में बंद कर दिया, ठीक है। ये तो देखिए, ये जो लफ्ज़ है ना जुमलों में इस्तेमाल करना, ये आपके पेपर में नहीं आते, इसलिए हम इन्हें स्किप कर लेते हैं, ठीक है। जो चीज़ें हम वन शॉट रिविजन कर रहे हैं, तो हम सिर्फ वही चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो आपसे बार बार पूछी जा रही हैं। अब देखिए, ये इस्माइल मिरेटी साहब हैं, इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो आप इनको पढ़ लेंगे, कब और कहाँ पैदा हुए, कब इनकी वफ़ात हुई, असल नाम क्या था, ठीक है, और इन्होंने क्या क्या लिखा, कौन कौन सी किताबें लिखी, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इनकी नज़्म जो आपके शामिल निसाब है वो क्या है, एक पौधा और घास, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है एक पौधा और घास किसकी लिखी हुई नज़्म है, बताइए नज़्म का मरकज़ी ख्याल क्या है। ये देखिए दिया हुआ है मरकज़ी ख्याल, यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब आपको पता है कि इसमें पौधा और घास जो है वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। पौधा कहता है, घास कहती है कि पौधे भाई साहब, तुम भी ज़मीन से उगे हुए हो, मैं भी ज़मीन से ही उगी हुई हूँ, लेकिन तब भी लोग तुम्हें ज़्यादा इज्जत देते हैं और मुझे इज्जत नहीं देते हैं, ठीक है। तो बताओ क्या करना चाहिए इसके लिए। तो पौधा जो है वो उन्हें बताता है कि भाई इज्जत इसलिए मिलती है क्योंकि मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं इन्हें फल फूल सब्जियां, कुछ नहीं तो साया ही दे दूंगा। तुम क्या देती हो, तुम तो कुछ भी नहीं देती, इसलिए तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह से यही आपके सारे सवाल हैं कि पौधे पर इनायत की नज़र क्यों होती है, पौधे ने घास से क्या शिकायत की और क्यों उसकी शिकायत को बेजा कहा, दुनिया में इज्जत का सेहरा किसके सर है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड हैं, तो आप इसे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, है ना। सारे इजी इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें आपका समरी वगैरह नहीं पूछी जाएगी ना, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट कर दिया है, ठीक। रेड क्रॉस सोसाइटी। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हेनरी डॉन और नेपोलियन से किस मकसद से मिलने गया था, ठीक है। पहले ये चैप्टर्स कटे हुए थे, लेकिन मेरे चैनल पर इनकी वीडियो भी अपलोड है, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। इस बार ये सारे चैप्टर इंक्लूडेड है, तो आप इन्हें पढ़ लेंगे, लर्न कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे लास्ट टाइम इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया तो शायद इस बार भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा। डोनॉन को रेड क्रॉस सोसाइटी कायम करने का ख्याल क्यों पैदा हुआ, ठीक है ना, ये सारी बात, रेड क्रॉस सोसाइटी का मकसद क्या था, ठीक है, और उनको किन किन इनाम से नवाजा गया, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। फिर से देखिए यहाँ पे आपके वाहिद जमा आ गए हैं, ठीक है।
मुतज़ाद आ गए हैं। अब लकड़हारे ने खुदा से क्या शिकायत की थी, तो सिंदबाद जहाज़ी वाला ये सबक है, जिसमें उसने कहा था कि ये अमीर जो हैं बस घर में रहते हैं, पार्टियां करते हैं, फिर भी इनके पास इतनी दौलत है, और मैं बेचारा सारा दिन क्या करता हूँ, सर फोड़ता हूँ, और उसके बावजूद मुझे कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है ना। तो ये सारे आप पढ़ लेंगे। लकड़हारे ने सिंदबाद के महल में क्या देखा था, कि बहुत बड़ा दस्तरखान बिछा है, सब लोग खाना खा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे खाने रखे हुए हैं वहाँ पे। सिंदबाद जजीरे पर अकेला क्यों रह गया था, क्योंकि जब वो जहाज़ से उतरा था तो बहुत अच्छा मौसम था, हवा चल रही थी, जिसकी वजह से वो सो गया बेचारा, और जब उसकी आँख खुली तो जहाज़ वहाँ से जा चुका था। ठीक है, लोग घाटे से जवाहरात कैसे लेते थे, तो वो गोश्त का टुकड़ा फेंकते थे, जब चील उसे उठा के ले जाती थी तो उस पर सोने जवाहरात चिपक जाते थे, तो वो लोग वहाँ से ले लेते थे। रुखसत होते वक्त सिंदबाद ने लकड़हारे से क्या कहा, तो उससे कहा कि भाई इंसान मेहनत करता है, और मेहनत के बिना कभी भी किसी को राहत नसीब नहीं होती है। इंसान पहले मेहनत करता है तभी उसे राहत मिलती है। ठीक है, गुलाम अहमद फ़ुरक़त काकोरवी साहब जो हैं ये, इनके बारे में वैसे तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैं आपको पहले ही मना कर दूँगी। ठीक है, मक़ूला वही एक मुर्गे की टांग वाला का क्या मतलब है, तो यानी अपनी बात पर अड़े रहना, चाहे वो सच हो चाहे झूठ हो, कुछ नहीं मतलब हमें, लेकिन हम अपनी बात पे अड़े, बात ख़त्म, तो उसे कहते हैं मक़ूला, मुर्गे की एक टांग। मुर्गे की दूसरी टांग निकलने पर खान सामा ने सांप से क्या कहा था, तो कहा था कि भाई सालन वाला जो मुर्गा था उसको भी आप हश हश करके देख लेते, दूसरी टांग भी निकल जाती। ठीक है, इसी तरह से ऊँट किस कल बैठता है का किस्सा क्या है, तो आपको पता है, दो दोस्त थे, एक कुम्हार था, एक सब्ज़ी फरोश था। कुम्हार कहते हैं जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाता है, और सब्ज़ी फरोश कहते हैं जो सब्ज़ी बेचता है। ठीक है, तो उन्होंने एक ऊँट ख़रीदा था बिज़नेस के पर्पज़ से, तो एक तरफ उन्होंने बर्तन रखे, एक तरफ सब्ज़ी रखी। रास्ते में ऊँट को भूख लगी, ऊँट ने मुड़ घुमाया और सब्ज़ी खा ली, तो कुम्हार हंसता रहा कि भाई मज़ा आ गया, अब इसका तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन जब अपनी मंजिल पे पहुंचे तो ऊँट उसी करवट बैठ गया जिस करवट मिट्टी के बर्तन रखे हुए थे, तो कुम्हार के सारे बर्तन भी टूट गए। तो इसलिए कहा जाता है कभी भी आधी बात देख के खुश होना या फैसला नहीं करना चाहिए। ठीक है, हुजूर आपकी जूतियों का सदका है, इससे क्या मतलब है, तो आपको पता है इसमें क्या होता है कि वो आदमी सबको दावत पे बुलाता है, और जब लोग चप्पल उतार के घर के अंदर दाखिल होते हैं, जब तक वो सब बैठते हैं, वो जाके उन सबके चप्पलों को बेच आता है, और उसी से ही बढ़िया बढ़िया खाने पकवा देता है। जब लोग उसकी तारीफ़ करते हैं तो वो कहता है सब आपकी जूतियों का ही सदका है, क्योंकि वो तो जूतियाँ ही बेच के आया था। ठीक है, ये सब चैप्टर पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, डिटेल में पढ़ लीजिए। भी आपके पास एक दिन है, एक दिन में अगर आप लोग चाहें तो 22 चैप्टर हैं, और मैंने क्योंकि पढ़ा दिए तो आप उसको 2x और 3x जितनी भी स्पीड करना चाहें करके देख सकते हैं। ठीक है ना, चैप्टर देख लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर्स को देख लीजिएगा, क्योंकि जब इंसान चैप्टर सुन लेते हैं ना तो उसके दिमाग में वो स्टोरी बैठ जाती है। अगर उस पर समरी के बारे में पूछा जाए तो आप इजीली लिख पाएंगे। ठीक है, ऊँट के गले में बिल्ली मकूले का क्या मतलब है, कि जब बड़ी चीज़ ना बिके तो छोटी चीज़ को मतलब निशाना बना लो। ठीक है, अब देखिए छुट्टी का दिन जो आपकी नज़्म है, इनके छुट्टी के दिन के, अच्छा शायद मैं इनका लिखना भूल गई, कोई बात नहीं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, शायर ने छुट्टी के दिन बच्चों को क्या मशवरा दिया है, तो शायर ने मशवरा दिया है कि खूब खेलो लेकिन पढ़ाई भी करो, है ना। लेकिन अब आजकल बच्चे क्या करते हैं, छुट्टी के दिन देर तक सोते रहते हैं, आराम करते हैं, देर रात तक मोबाइल चलाते हैं, फिर सुबह उनकी आँख नहीं खुलती। तो ये सब नहीं करना है। ठीक है, खेल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखिए खेल से ना इंसान की सेहत भी बनती है। अगर आप खेलेंगे कूदेंगे तो आपकी हाइट भी लंबी होगी। बच्चे आजकल बैठे रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी हाइट भी नहीं बड़ी हो पाती, पता है आपको ये बात। तो इसलिए खेल जो है वो हमारे जिस्म को चुस्त करता है, खेलने से पसीना आता है, तो उससे भी आपकी जो पोर्स हैं वो सब खुलते हैं। बहरहाल ओवरऑल हम ये कह सकते हैं किसी खेलना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान खेलने के लिए बाहर जाएगा, ताज़ी हवा में खुली हवा में सांस लेगा, पार्क में जाएगा, तो वो एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, इल्म से दिमाग किस तरह रोशन होता है, तो इंसान की सोचने समझने की सलाहियत बढ़ जाती है ना, उसके पास अक्ल आ जाती है, उसे समझ आ जाता है। वो कहाँ, अब एक जाहिल इंसान के पास भी दिमाग होता है, लेकिन उसका दिमाग जाहिलियत में लगता है, बदतमीज़ी करने में लगता है। एक पढ़ा लिखा इंसान के पास सुलझा हुआ दिमाग होता है
है ना। वो हर सिचुएशन को, हर चीज़ को हैंडल करना जानता है, ठीक है। खैर नज़्म में ऐसे कहा गया है कि जिस तरह से तेल के बिना चिराग रोशन नहीं हो सकता, इसी तरह से इल्म के बिना दिमाग रोशन नहीं हो सकता। तो इंसान को अगर अच्छा बनना है तो उसके लिए उसे तालीम हासिल करनी चाहिए। शायर ने किन चीज़ों से गाफिल ना रहने को कहा है, तो उसने कहा है कि पढ़ाई भी करो और खेलो भी, है ना। पढ़ने के टाइम पढ़ो, खेलने के टाइम खेलो, हर चीज़ का एक टाइम टेबल बनाओ और उसको अच्छे से फॉलो करो। अब देखिए प्रोफेसर मुजीब साहब है, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, ये पूछे गए हैं कई मर्तबा। तो कब और कहाँ पैदा हुए, कब इनकी वफ़ात हुई, ठीक है, कौन कौन सी किताबें लिखी इन्होंने, और आपको जो पढ़ना है तिनका थोड़ी सी हवा से उड़ जाता है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अब ये कि सागुन के दरख्त पर बैठकर उकाब ने क्या सोचा, तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे इस बुलंदी तक पहुंचने का एक तरीक़ा दिया, है ना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह मुझे इस बुलंदी तक ला पाया, ठीक है। उकाब ने आसमान की तरफ देखकर खुदा से क्या कहा, तो यहाँ पे उसका शुक्र अदा किया था कि दुनिया की इस बुलंदी पर कोई नहीं पहुँच सकता, लेकिन अल्लाह ने मुझे इतनी परवाज़ अता करी है कि मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। मकड़ी पहाड़ की बुलंदी तक कैसे पहुंची थी, तो वो उसके परों में छुपकर पहुंच गई थी, ठीक है। मकड़ी का अंजाम क्या हुआ था, तो मकड़ी जब तेज़ हवा चली थी तो वो नीचे आके गिर पड़ी थी, क्योंकि उकाब जो होता है उसका जिस्म भारी होता है और वो तेज़ हवा को बर्दाश्त कर सकता है और वो वहीं बैठा रहता है। लेकिन जब मकड़ी के ऊपर वो तेज़ हवा लगती है तो वो धड़ाम से आके नीचे गिर जाती है। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है, तो हमें इससे ये सबक मिलता है कि किसी की काबिलियत या किसी का हुनर को देखकर ये नहीं कहना चाहिए कि मैं भी कर सकता हूँ, है ना। अल्लाह पाक ने सबको अपना अपना मुकाम दिया है, सबको अपना अपना हुनर दिया है, तो इंसान को अपनी फील्ड में ही महारत हासिल करनी चाहिए और किसी का मुकाबला नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो चीज़ अल्लाह पाक ने आपको दी है उस पर कभी भी मगरूर नहीं होना चाहिए, ठीक है, गुरूर नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपका ये मुतज़ाद अल्फाज हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए ये मुहावरे हैं जिनका आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। मुहावरों का अगर आपको मीनिंग पता होता है ना तो इस्तेमाल करना और आसान हो जाता है, ठीक है। तो मीनिंग भी आप याद कर लीजिएगा। अब हमारे कबीर भाई साहब आ गए हैं। कबीर भाई साहब कब पैदा हुए, कब उनकी वफ़ात हुई, ठीक है, कहाँ पैदा हुए थे, ये आप पढ़ लीजिएगा। और आपको पता है कबीर दास जी को हम लोग हिंदी में हमेशा पढ़ते हैं, उनके बहुत सारे दोहे हैं जो हम लोगों को ज़बान ज़द होते हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे हमने दोहों को डिटेल में पढ़ा दिया है। अब यहाँ सवाल लिखा है कि पहले दोहे में कबीर ने क्या बात कही है, तो पहले दोहे में कहा है आदमी चाहे बड़ा हो कितना भी, अगर उससे किसी दूसरे की ज़ात को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है तो वो आदमी बेकार है, ठीक है। अच्छा और बड़ा आदमी वो है जिससे किसी दूसरे की ज़ात को फ़ायदा पहुँचे, है ना। तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल खजूर के पेड़ का देते हैं कि खजूर का पेड़ बड़ा होता है लेकिन क्या होता है उससे ना तो किसी को छाया मिलती है, ठीक है, और उसके फल भी बहुत दूर लगते हैं कि भूखा उसके फल भी नहीं खा सकता। तो ऐसी चीज़ का क्या फ़ायदा। लालच करने से मक्खी को क्या सज़ा मिली थी, तो वो गुड़ में चिपक गई थी और उसमें चिपके चिपके मर गई थी, ठीक है। मिट्टी ने कुम्हार से क्या कहा, मिट्टी ने कहा कि आज तू मुझे पीस पीस के मटके बना रहा है, जब तू मर जाएगा तो मैं तुझे मिट्टी में पीसूंगी, है ना, क्योंकि इंसान मरने के बाद मिट्टी में ही दफन होता है। आखिरी दोहे में कबीर ने क्या मशवरा दिया है, तो आखिरी दोहे में कबीर कहते हैं कि जब इंसान बूढ़ा हो जाए, लाठी लेकर चलने लगे, जब उसको सहारे की ज़रूरत पड़ जाए तो उसे समझ लेना चाहिए कि अब वो इस दुनिया से जाने वाला है और इसके लिए उसे दुनिया को छोड़कर आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक को भी तो मुंह दिखाना है जाके, ठीक है। अब इसके बाद ये आपका मसनवी सैयारा है ना, या डाक टिकट वाला है, ठीक है, मसनवी सैयारा है शायद। तो ये चैप्टर है आपका, आप इसे पढ़ेंगे कि पहला मसनवी सैयारा किसने बनाया, किस नाम पे बना, है ना, और कब खिला में भेजा गया, और हिंदुस्तान से पहले, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि हिंदुस्तान से पहले और किन किन मुल्कों ने खिला में मसनवी सैयारे भेज दिए थे, ठीक है। मसनवी सैयारे के क्या फ़ायदे होते हैं, मसनवी सैयारा मतलब सैटेलाइट, है ना। अब सैटेलाइट के क्या क्या फ़ायदे होते हैं भी आप जानते हैं। सारी दुनिया एक गांव में कन्वर्ट हो गई है, कैसे, तो आपको पता है क्योंकि सैटेलाइट से इंटरनेट हमें मिल गया है और इंटरनेट की वजह से कहीं कुछ भी होता है मिनटों बल्कि सेकंडों में हमें वो खबर मिल जाती है कि फलां जगह ऐसा हुआ है,
ठीक है। अब ये अफसर मेरठी साहब हैं, तो कब और कहाँ पैदा हुए इनको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। कब वफ़ात हुई और क्या क्या इन्होंने लिखा, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। बाहर के दिन इनकी नज़्म है। अगेन मैं आपसे कह रही हूँ, एक लिस्ट बना लीजिएगा, उसके सामने अदीब या शोरा का नाम और उनका लिखा हुआ जो भी चैप्टर है, चाहे नज़्म है चाहे कहानी है, जो भी है ना। ये आपके पेपर में पूछा जाता है। सैम्पल पेपर में भी आपने देखा होगा, मिड टर्म वाले पेपर और सैम्पल पेपर में भी आपने देखा होगा, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सारे आपके सवाल जवाब हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। ये गांव का वो पंचायती निज़ाम वाला जो चैप्टर है, ये वो है, ठीक है। तो जैसे पहले यहाँ आपको ये, अब देखिए ये जो चैप्टर्स है ना, ये इस तरह के चैप्टर है कि इनसे खुलासा या क्योंकि ये थ्योरिकल चैप्टर्स है ना, तो इसकी स्टोरी वगैरह नहीं है, तो आपसे ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। तो गांव पंचायत चैप्टर है या जंगल की ज़िंदगी है, इनसे आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, तो इनके आप क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लेंगे, ठीक है। ठीक है। ये अहमद जमाल पाशा साहब के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा कि कब कहाँ पैदा हुए, असल नाम क्या था, ये मोटी मोटी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिए। बाकी उन्होंने पढ़ाई करी, पढ़ने का शौक़ था, अच्छे इंसान थे, दिलचस्पी रखते थे, अरबी फ़ारसी आती थी, ये तो फिर सबका सेम ही सेम है, ठीक है ना। तो ये और लेकिन अब ये चीज़ें जैसे इन्होंने क्या क्या लिखा है ना, किस में इनको महारत थी, है ना, कौन कौन से इन्हें इनाम से नवाजा गया, तो ये चीज़ें इनकी अपनी पर्सनल है, ये आप याद कर लीजिएगा। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी कौन नहीं जानता, ठीक है। तो कौन कौन सी रवायतें मशहूर हैं मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में, मुल्ला नसरुद्दीन का नाम आज भी क्यों जिंदा है, सॉरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। वो मेरे गले में ना इन्फेक्शन हो जाता है, ये मौसम चेंज जब होता है तो, ठीक है। चलिए खैर आगे आ जाइए। अब यहाँ पे अगला सवाल आपको देखिए लिखा हुआ है ना, मुल्ला नसरुद्दीन को हरफन मौला क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्हें हर चीज़ में नॉलेज थी, है ना। किसी भी टॉपिक पर आप उनसे बात करें, वो उसमें घंटों आपसे बात कर सकते हैं, और ऐसे नहीं ऑल फॉल बकेंगे, बिल्कुल तरीके से अच्छी बात करेंगे, आपको उसमें दिलचस्पी आएगी, आपको लगेगा कि वाकई कितना काबिल बंदा है, ठीक है। इसी तरह से मुल्ला नसरुद्दीन की बातें दिल पर क्यों असर करती हैं, क्योंकि वो बहुत तरीके से और बहुत समझदारी से बातें करते हैं, ठीक है। और जिस तरह का माहौल है उस तरह से देख के तंज़ आमेज़ के किसी को बुरा भी ना लगे और हमारी बात भी हो जाए, ठीक है। अगला सवाल, मुल्ला नसरुद्दीन ने हंसी मजाक को अपना शेवार क्यों बनाया, क्योंकि इंसान को अगर सीधी बात बोल दी जाए ना तो उसे बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, इसलिए हंसी मजाक में अगर उसको कोई बात समझाई जाए तो वो कोशिश करता है उस चीज़ को समझने की, ठीक है। यहाँ पे वाहिद जमा है। डिप्टी नज़ीर अहमद का आखिरी सबक है जिसका नाम है वक्त, ठीक है। तो डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है आपसे। और कब कहाँ पैदा हुए, ये मेन नावल निगार थे, उर्दू के पहले नावल निगार हैं ये, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे नावल्स लिखी हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और इन्होंने जो यहाँ चैप्टर दिया है वो आपका वक्त है कि इंसान में सिर्फ एक इंसान कह रही हूँ, दुनिया में सिर्फ एक ऐसी चीज़ है वक्त जिसकी तलाफ़ी नहीं है, यानी जो वक्त गुजर गया वो कभी वापस नहीं आता, ठीक है। इसलिए वक्त का हमें क्या करना चाहिए, हिंदी में बोलते हैं ना सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग मतलब सही, अच्छा, गुड यूज़ करना चाहिए हमें, ठीक है। वक्त को कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, और जो इंसान अपना वक्त ज़ाया करता है वो ज़िंदगी में हमेशा परेशान रहता है और कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपना एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाएं और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो भी करें, ठीक है। इस तरह से ये आपका पेपर होता है कंप्लीट। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ईयर में क्लास 10th के साथ, ठीक है। तो क्लास 10th के भी हमने सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं, आप जब से चाहें पढ़ सकते हैं। हालांकि उर्दू आप लोग को लगता है कि बहुत इजी है, हम तो 2 मिनट में कर लेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि हाँ हमें पढ़ना चाहिए तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उर्दू की 10th क्लास की सारी चीज़ें हमारे चैनल पर अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।